हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये 10 जुलाई 2019 को हुआ था। मैथ्स के सॉल्यूशन को हमने बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी सभी नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इफ थीटा इक्वल टू में 9 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास देखिए थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 डिग्री। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, 10 इंटू में 9, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, टेन कोट थीटा से लेकर कोट 5 थीटा की वैल्यू हमने क्या रखा, एज इट इज़ यहाँ पर रखा अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हमने क्या चेंज किया, कोट 6 थीटा को हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, या यूँ कहें तो हम इसको 10 थीटा माइनस में 4 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 10 थीटा माइनस 4 थीटा हमारा कितना होता है, 6 थीटा। तो 6 थीटा की जगह हमने लिखा है हमने 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, क्योंकि यहाँ पर 10 थीटा की वैल्यू जो थी हमारे पास वो कितनी थी, 90 डिग्री बराबर। तो यहाँ पर हमने 10 थीटा ना लिखकर 90 डिग्री लिखा है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। ओके, उसी तरह से देखिए कोट 7 थीटा को हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और कोट 2 थीटा 8 थीटा को लिख सकते हैं हम कोट 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ओके, उसी तरह से कोट 9 थीटा को हम लिख सकते हैं, 9 थीटा को लिख सकते हैं हम कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब देखिए क्या होगा हमारे पास, ये कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टेन, और थीटा, थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना 4 थीटा, तो यहाँ पर 4 थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसी तरह से कोट 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, और कोट 90 डिग्री माइनस टू थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए 10 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कोट थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 4 थीटा को लिख दिया हमने 1 अपॉन में कोट 4 थीटा, 10 3 थीटा को लिख दिया 1 अपॉन में कोट 3 थीटा, 10 2 थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन में कोट 2 थीटा, और 10 थीटा को लिख दिया हमने 1 अपॉन में कोट थीटा। ओके, अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा हमारे पास, देखिए 10 4 थीटा से कोट 4 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोट 3 थीटा से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कोट 5 थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या किया, कोट 5 थीटा है, तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी है, 9 डिग्री, तो 5 इंटू 9 45 होता है हमारे पास। कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इफ थीटा इक्वल टू में 9 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास देखिए थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 डिग्री। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 थीटा हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू में 9, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, टेन कोट थीटा से लेकर कोट 5 थीटा की वैल्यू हमने क्या रखा, एज इट इज़ यहाँ पर रखा अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हमने क्या चेंज किया, कोट 6 थीटा को हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, या यूँ कहें तो हम इसको 10 थीटा माइनस में 4 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 10 थीटा माइनस 4 थीटा हमारा कितना होता है, 6 थीटा। तो 6 थीटा की जगह हमने लिखा है हमने 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, क्योंकि यहाँ पर 10 थीटा की वैल्यू जो थी हमारे पास वो कितनी थी, 90 डिग्री बराबर। तो यहाँ पर हमने 10 थीटा ना लिखकर 90 डिग्री लिखा है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। ओके, उसी तरह से देखिए कोट 7 थीटा को हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और कोट 2 थीटा 8 थीटा को लिख सकते हैं हम कोट 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ओके,
उसी तरह से कोट 9 थीटा को हम लिख सकते हैं, 9 थीटा को लिख सकते हैं हम कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब देखिए क्या होगा हमारे पास, ये कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टेन और थीटा, थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना 4 थीटा, तो यहाँ पर 4 थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसी तरह से कोट 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, और कोट 90 डिग्री माइनस टू थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 में कोट थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेन 4 थीटा को लिख दिया हमने 1 में कोट 4 थीटा, टेन 3 थीटा को लिख दिया 1 में कोट 3 थीटा, टेन 2 थीटा को हमने लिख दिया 1 में कोट 2 थीटा, और टेन थीटा को लिख दिया हमने 1 में कोट थीटा। ओके, अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा हमारे पास, देखिए टेन 4 थीटा से कोट 4 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोट 3 थीटा से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कोट 5 थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या किया, कोट 5 थीटा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ x इक्वल टू में दिस एंड y इक्वल टू में दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन में y। तो हमें क्या करना है, x अपॉन में y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये x की वैल्यू हमारे पास। ओके, अब देखिए इस वाले टर्म को, जो पहला टर्म है हमारे पास 1/12 इंटू 13, इसको देखिए ऊपर वाले 1 को हम लिख सकते हैं ना, इस वाले 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 - 12 लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 13 - 12 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ओके, नीचे और हमने क्या कर दिया, 12 × 13 ही रहने दिया। ठीक उसी तरह से हमने इस वाले 1 को हमने लिख दिया 14 माइनस में 13, इस 1 को लिख दिया हमने 15 - 14। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाले टर्म को हमने लिख दिया 24 माइनस में 23। ओके, अब आगे देखिए क्या होगा, इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 माइनस 1/13 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/12 माइनस 1/13 क्या होता है हमारे पास, देखिए 12 इंटू, ये देखिए नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम, 12 इंटू में 13 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 है हमारे पास, तो 13 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 13 है हमारे पास, तो ऊपर 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम 1/12 माइनस 1/13 को 1/12 माइनस 1/13 को लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कर दिया, हमने लिख दिया 1/12 माइनस 1/13। ठीक है, उसी तरह से इस वाले वैल्यू को हमने लिख दिया 1/13 माइनस 1/14। ठीक है, इस तरह उसी तरह से इस वाले टर्म को लिख दिया हमने 1/14 माइनस 1/15, और लास्ट वाले टर्म को हमने लिख दिया 1/23 माइनस 1/24। ओके, अब देखिए आगे क्या होगा, इसे देखिए क्या होगा, 1 माइनस 1/13 प्लस 1/13 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ तक के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ये वाला फर्स्ट टर्म बच जाएगा, और ये वाला लास्ट टर्म बच जाएगा, बाकी के बीच वाले जितने भी टर्म होंगे वो कट जाएंगे। ओके, तो यहाँ 1/12 माइनस 1/24 को हमने सोल्व कर लिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24, 2 माइनस 1/24 आ जाएगा हमारे पास ये, तो 2 में से 1 गया 1/24, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए इस वाले इक्वेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म था और लास्ट टर्म था उनको माइनस कर दिया हमने। ठीक है, उसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए y की वैल्यू हमारे पास कितना है, y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू में 1/12 माइनस 1/24 बचा था, तो इसी तरह से y की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 1/36 माइनस में 1/72 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने लिख दिया 1/36 माइनस 1/70 लिख दिया, 72 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो 72 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर 2 माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 में से 1 गया 1/72। ओके, तो देखिए x/y, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना था 1/24। ठीक है, नीचे y है,
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आया था 1/72, तो नीचे y था ना, तो y की वैल्यू कितना था 1/72, जो 72 था वो हमारा रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 24 से ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर अल्फा एंड बीटा बोथ बीइंग एक्यूट एंगल, इट इज गिवन दैट साइन अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में 1, कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 1/2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में 1, तो देखिए 1 की वैल्यू जो होती है साइन 90 डिग्री पे होती है, तो हमने 1 की जगह साइन 90 डिग्री यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, अब देखिए इससे क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में 90 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखिए इधर कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 1/2 है, तो हमें देखना 1/2 कोस की कितने डिग्री एंगल पे 1/2 वैल्यू होती है, तो कोस 60 डिग्री पर 1/2 वैल्यू होती है, तो 1/2 की जगह हमने कोस 60 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हमारे पास क्या बच जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 60 डिग्री। ओके, देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास देखिए वैल्यू आ गया ये। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हमने कर दिया। ठीक है, तो इस एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 90 प्लस में 60 150 हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, देखिए अल्फा की वैल्यू आ चुका है, क्योंकि अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया, फिर इसमें या फिर इसमें पुट कर दो तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगा, तो हमने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या था, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में 90 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 75, बीटा ऐसे रहने दिया इक्वल टू में 90 डिग्री। उसके बाद देखिए बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 75 और बीटा की वैल्यू 15। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 75 15। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दी सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। देखिए हमारे पास ये वैल्यू है। ओके, देखिए ऊपर जो है हमारे पास 0.01404। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1404 इंटू में 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर पॉइंट राइट हैंड साइड पे है, तो 5 अंक हमने राइट में शिफ्ट किया तो 10⁻⁻5 आ जाएगा। ओके, जब राइट पे शिफ्ट करते हैं पॉइंट को तो 10⁻⁻ माइनस में आता है। ठीक है, अब देखिए नीचे हमने क्या किया, 24 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया 576, 6 का स्क्वायर लिख दिया 36, और यहाँ पर -144। ओके, आगे देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 612 माइनस में 144 आ जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे आप इन दोनों को तो यहाँ पर आ जाएगा 468। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 468 से 1404 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻5 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, OABC is a quadrilateral where O is the center of a circle and angle ABC are points on the circle such that angle ABC equal to 120 degree. What is the ratio of the measure of angle AOC to that of angle OAC? ठीक है, तो हमें रेशियो बताना है, इस वाले एंगल का रेशियो बताना है हमें इस वाले रेशियो के साथ। ठीक है, तो देखिए ओ सेंटर लेकर सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, उसके बाद 3 पॉइंट ले लिया हमने सर्कल पर ABC। ठीक है, इसे एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया OABC। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, O को C से ज्वाइन कर दिया, उसके बाद सर्कमफेरेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया, D पॉइंट यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इस D को हमने C से ज्वाइन कर दिया और A को D से ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पर जो बन रहा है एंगल वो कितना देर का था, 120 डिग्री देर का था एंगल। ठीक है, देखिए अब इस वाले फिगर में देखिए ये जो हमारा है ओ एंगल ए बी सी डी जो है हमारा वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सर्कल के 4 पॉइंट को
को टच करके बना हुआ है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए एंगल बी, जो एंगल ये वाला एंगल है ये कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया आपको कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो ये 160 है तो 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एंगल ए डी सी, कितना आ गया हमारे पास, एंगल ए डी सी आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ओके। अब देखिए जो हमारा एंगल ए ओ सी है और एंगल ए डी सी है, ये दोनों एंगल सेम आर्क पर बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होगा वो सर्कमफेरेंस पर बनने वाले एंगल का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सर्कमफेरेंस पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है, और जो हमारा सेंटर पे बनेगा एंगल वो क्या होगा, डबल होगा 60 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एंगल ए ओ सी हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए ओ सी हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ओके। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ सी में, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में देखिए तो ये हमारा कितना आया है, ये हमारा आया है 120 डिग्री आया है, ठीक है। देखिए ओ सी और ओ ए हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है, दोनों रेडियस है। तो देखिए इनके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये 120 है तो 120 है तो अब कितना बच गया हमारे पास 60 डिग्री बच गया। 60 डिग्री में से ये दोनों कितने होंगे, हाफ हाफ होंगे, एंगल ए और एंगल सी कितना होगा, हाफ हाफ होगा। इसका मतलब जो हमारे पास एंगल ओ ए सी होगा, एंगल ओ ए सी होगा वो 30 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास एंगल ओ सी ए है ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सारी वैल्यू हमारे पास निकल चुका है अब, ठीक है, निकल चुका है। तो हमें देखिए क्या निकालना था, हमें निकालना था एंगल ए ओ सी का रेशो निकालना था हमें एंगल ओ ए सी के साथ। तो ए ओ सी हमारा देखिए कितना निकला था अभी 120 डिग्री निकला, और ओ ए सी हमारा कितना है 30 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा 30 से कट जाएगा, 30 से एक बार में कट जाएगा और ये 30 से 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4:1 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको फिगर में भी समझा दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, हमें बतानी है इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके कि ये किसके इक्वल होगा, ओके। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या इसके अनुसार सोल्व कर लेंगे, बोर्ड मास के नियम अनुसार, ठीक है। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5/16 हो जाएगा ये, ठीक है, ये प्लस 3/5 हो जाएगा इंटू 8 और ये 7, 15/8 हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए डिवाइड है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और ये जो है ना पलट जाएगा, ठीक है। 2/3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को सोल्व कर लेंगे, इस वाले वैल्यू की, इस वाले मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो देखिए 5 से 3 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 3 3 जा 9 और 3 27 आ जाएगा। अब पॉन में नीचे देखिए क्या आ जाएगा 8 गुणा में 2 16 आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ का निशान ऐसे छोड़ दिया 8/5 डिवाइड, ओके। अब क्या करेंगे इस वाले को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे 16 ही आएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 16 में 5 जोड़ेंगे 32/16 हमारा ये वाला इक्वेशन सोल्व होकर 32/16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 से कट जाएगा ये एक बार और ऊपर 2 बार में कट जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को दोबारा से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 11/2 में से 11/5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा, ओके। ये 1/5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया यहाँ पर हमने। उसके बाद 8/5, उसके बाद डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 बार में 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गिवन दैट द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अ बॉल थ्रोन विद डिफरेंट स्पीड्स बाय टू बॉयज आर द सेम and that the average speed for the first and the second throws are respectively 90 km per hour and 162 km per hour. Then what is the time taken by the first throw to cover the length if the same for the second throw is 1 second? क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, दो बॉयज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीड से बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, और दोनों के द्वारा जो बॉल की दूरी है वो सेम दूरी तक बॉल की डिस्टेंस कवर की जाती है। ओके, उसके बाद देखिए जो फर्स्ट बॉय है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल को फेंकता है एंड जो सेकंड बॉय है वो 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल को फेंकता है। उसके बाद हमसे कहा गया यदि फर्स्ट लड़का जो है यदि 1 सेकंड लेता है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, कवर करने में, तो सेकंड बॉय के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। ठीक है, तो हमें सेकंड बॉय के द्वारा लिया गया टाइम हमें बताना है कितना लिया जाएगा उसके द्वारा। ठीक है, तो देखिए पहले बॉय हम मान लेते हैं L1 ट्रेवल करता है और जो सेकंड बॉय है वो L2 डिस्टेंस उसके द्वारा ट्रेवल की जाती है। क्योंकि दोनों सेम लेंथ तक बॉल को फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा L1 इक्वल टू में L2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास रिलेशन होता है लेंथ इक्वल टू में होता है स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, तो देखिए इधर क्या हो जाएगा L1 इक्वल टू में S1 इंटू में T1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा S2 इंटू में T2 हो जाएगा। ओके, तो देखिए S1 पहला जो बॉय था वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंक रहा था। ठीक है तो जो देखिए 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर है ये, लेकिन जो सेकंड बॉय है वो 1 सेकंड में उस लेंथ को ट्रेवल करता है। ओके, तो देखिए इसको भी हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 90 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो हम क्या करेंगे 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लिया मीटर पर सेकंड में हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया हमने फर्स्ट बॉय के लिए टाइम निकालना तो उसको मान लिया हमने T1। ओके, अब देखिए जो सेकंड बॉय था उसकी स्पीड क्या थी 162 किलोमीटर पर आवर थी, उसको हमने क्या किया मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 162 इंटू 5/18 हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड लड़का था वो उस लेंथ को कवर करने में 1 सेकंड लेता था, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे इन सभी को सोल्व कर लेंगे और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए 18 से ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये 18 से 9 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 9 5 जा 45 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखिए T1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू में हो जाएगा ये 45 और ये जो मल्टीप्लाई में 25 था वो आ जाएगा 45 की डिवाइड में। ठीक है, 25। अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से 5 5 या 25 5 9 या 45। तो जो सेकंड बॉय होगा वो फर्स्ट बॉय होगा वो उस लेंथ को कवर करने में कितना समय लेगा 9/5 सेकंड लेगा। ठीक है, तो हमारा 9/5 सेकंड आंसर हो जाएगा। Question number 10. The area of a sector of a circle with central angle 60 degree is A. The circumference of the circle is C. Then A is equal to A किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। ठीक है, एक सर्कल है जिसके अंदर एक सेक्टर है। ठीक है, उस सेक्टर का एरिया हमें इन्होंने कह रखा है A है और जिस पर सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रखा है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, अगर सेंट्रल एंगल थीटा है तो क्या होता है फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए जो एरिया ऑफ सेक्टर था उन्होंने ए से डिनोट कर रखा है तो यहाँ पर ए इक्वल टू में लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 360 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 लिख दिया और नीचे 360 और इंटू में पाई आर का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इससे ये 60 से ये 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और ऊपर पाई आर का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गया पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दे रखा था सी, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सी है और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है हमारे पास 2πr। ओके, अब देखिए जो हमारा ए की वैल्यू ये जो ए है यहाँ पर देखिए इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखिए ऊपर सभी में सी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ऊपर सभी ऑप्शन में सी स्क्वायर बन रहा है, तो हमें क्या करना होगा। अब देखिए इक्वेशन हम इक्वेशन मान लेते हैं
तो इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में भी ऊपर सी स्क्वायर बनाना है हमें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू 2 पाई आर दे रखा है, सी की वैल्यू 2 पाई आर दे रखा है, तो सी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी हमें ऊपर में बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें ऊपर यही चीज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम ऊपर सी स्क्वायर बना सकें। तो देखिए यहाँ पर पाई तो है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर सी स्क्वायर कितना आया था हमारा, सी स्क्वायर आया था हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आया था। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, ऊपर उस चीज़ को लगाएंगे हम मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो देखिए आर स्क्वायर तो यहाँ पर है, 1 पाई है, लेकिन हमें पाई स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 पाई से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद देखिए 4 नहीं है, तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर 4 पाई से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 4 पाई से मल्टीप्लाई किया है, तो हमने 4 पाई से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो नीचे हमने 4 पाई से नीचे वाले टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, अब ये वाला टर्म को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 6 24 इंटू में पाई, 24 पाई आ जाएगा ये हमारा, ओके। अब देखिए 2 पाई आर किसके इक्वल था, सी के इक्वल, और ये स्क्वायर है तो सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 24 पाई आ जाएगा। तो ए किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा सी स्क्वायर अपॉन में 24 पाई के इक्वल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट इज इक्वल टू में किसके इक्वल होगा, ओके। हमें डिफरेंस बताने किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज निकाल लेना है, उसके बाद 2 डिजिट वाले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे। देखिए एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे पास, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये हमारा फर्स्ट 10 प्राइम नंबर होगा। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऊपर क्या करेंगे, इन सभी का सम कर देंगे, इन सभी नंबर का क्या कर दिया हमने, सम कर दिया, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल कितने नंबर थे, 10 थे, तो हमने 10 से इसको डिवाइड दे दिया, ओके। तो इन सभी नंबर को हम प्लस करेंगे ऊपर, तो ये हमारा 129 आ जाएगा, और नीचे 10, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 12.9 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट वाले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का हमें क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। तो देखिए जो 2 डिजिट वाला फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है वो 11 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 2 डिजिट का 11, फिर 13, फिर 17, ओके। फिर हो जाएगा हमारे पास 23 29 31 37 41 43, ठीक है। ये फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हो गए 2 डिजिट वाले, ओके। उसके बाद देखिए अपोन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमने 10 से हमने इसको डिवाइड दे दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर हमने प्लस कर दिया, तो क्या आ जाएगा 264 अपॉन में 10, 264 अपॉन में 10 को हम सोल्व करेंगे तो 26.4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना था, इन दोनों एवरेज का हमें डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस निकाल देंगे 26 में से, 26.4 में से माइनस कर देंगे 12.9, तो ये हमारा हमारा जो आंसर आ जाएगा 13.5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, द साइड बी सी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ए बी सी इक्वल टू में 90 डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। इफ ए पी स्क्वायर प्लस में ए क्यू स्क्वायर प्लस में ए आर स्क्वायर इक्वल टू में 3b स्क्वायर प्लस में 17 एन ए स्क्वायर, देन एन इज इक्वल टू, एन किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लिया हमने ए बी सी, ठीक है, जिसपे कि 90 डिग्री एंगल बना है एंगल बी पर, ठीक है। उसके बाद देखिए साइड बी सी है, इस पर 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर, ठीक है। ये पी क्यू आर बी सी साइड्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस बी सी को, ए बी साइड को हमने मान लिया सी है, ठीक है, बी सी को मान लिया हमने ए है, ठीक है, और ए सी साइड हमने मान लिया बी है, ठीक है, ये बी हो गया हमारा, ओके। अब देखिए बी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू में क्यू आर इक्वल टू में आर सी, ये किसके इक्वल होंगे, ए बाई 4 के इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा
ए है और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो चारों साइड क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये A/4 के इक्वल होगा। ओके, अब आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमसे क्या दिया गया था, ये चीज़ गिवन है हमें। तो देखिए हम क्या निकाल लेंगे, ए पी का स्क्वायर निकाल लेंगे। ए पी का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी में, ठीक है, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, ये ए पी का स्क्वायर इक्वल टू में ए पी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी पी का स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया ए पी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, तो सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। बी पी क्या था हमारे पास, A/4 था। ये देखिए बी पी हमारे पास किसके इक्वल था, A/4 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, A/4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस में A²/16 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हमने क्या किया, ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से हमने इन राइट एंगल ट्रायंगल ABQ से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये AQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस में BQ के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया AP का स्क्वायर बराबर AQ का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BQ का स्क्वायर। ओके, सी स्क्वायर के इक्वल, सी के इक्वल था, तो सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। BQ की वैल्यू क्या था, BQ की वैल्यू हो जाएगा, देखिए BQ देखिए ये है BQ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये सारे क्या है A/4 के इक्वल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2A/4 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो BQ की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, 2A/4 उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4A² में 16 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, इसी तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल ABR से में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, देखिए ये हो जाएगा AR² इक्वल टू में AB² प्लस में BR के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AB C के इक्वल है तो C स्क्वायर हो जाएगा। BR, अब देखिए BR कितना होगा, BR हो जाएगा, देखिए BR, ये रहा BR, तो ये कितना हो जाएगा, 3A/4 के इक्वल हो जाएगा BR। ठीक है, BR कितना हो जाएगा, 3A/4 के इक्वल। तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसको हमने सोल्व कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, C² प्लस 9A²/16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना। उसके बाद इन तीनों इक्वेशन को हमने क्या किया, प्लस कर दिया। प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे अब हम, देखिए 1C 2C 3C, तो ये क्या हो जाएगा, 3C का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इन सारे को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए नीचे सेम है 16, तो ऊपर भी ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14A² में 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा B था। ठीक है, ये हमारा C है और ये हमारा A है। तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये क्या होगा, B² इक्वल टू में C² प्लस में A² के इक्वल होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर नीचे किया है, इन ट्रायंगल ABC में C² की वैल्यू किसके इक्वल होगा, B² माइनस में A² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम आगे क्या करेंगे अब देखिए C² की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर B² माइनस में A² आया है। तो क्या करेंगे, इस C की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 3C की जगह B² माइनस में A² लिख दिया, प्लस में इसको कट करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 2 8 जा, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 7/8 A² बच जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, 3B² माइनस 3A² प्लस में 7/8 A²। ओके, अब देखिए 3B², उसके बाद क्या किया हमने, देखिए A² इन दोनों में से कॉमन ले लिया यहाँ पर। ओके, तो क्या बच जाएगा हमारे पास अंदर, -3 प्लस 7/8 बच जाएगा। उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लेते, ये क्या आ जाएगा, -17/8 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना था, अब देखिए AP का स्क्वायर प्लस में AQ का स्क्वायर प्लस में AR का स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, 3B² प्लस में 17 NA²। ठीक है, तो क्या करेंगे हम,
इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो 17 n a स्क्वायर, तो देखिए 17, तो 17 की जगह 17 है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है। अब देखिए तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगा -1/8, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/8। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इट इज़ गिवन दैट वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस में साइन एक्स का अंडर रूट किसके इक्वल है, ए माइनस टेन एक्स के इक्वल है। देन ए इज़ इक्वल टू, तो ए किसके इक्वल होगा हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ हमारे पास क्या है, गिवन है। उसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में वन माइनस साइन एक्स अपॉन में वन माइनस साइन एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन एक्स। तो देखिए वन माइनस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। नीचे देखिए, नीचे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा। साइन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल टू में वन माइनस टेन एक्स चल रहा है हमारा। अब आगे देखिए, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इस स्क्वायर से भी अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इसके ऊपर वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वन माइनस साइन एक्स अपॉन में उनमें कोस एक्स बच जाएगा इक्वल टू में माइनस टेन एक्स। ओके, अब देखिए, अब देखिए जो हमारा, अब देखिए वन अपॉन में कोस एक्स, वन अपॉन में कोस एक्स दोनों के नीचे है, साइन एक्स के भी नीचे और वन के भी नीचे। तो वन अपॉन में कोस एक्स, तो वन अपॉन में कोस एक्स कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स, तो माइनस टेन एक्स आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू में वन माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब देखिए टेन माइनस टेन एक्स से माइनस टेन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, सेक एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹100 एंड मार्क्ड इट प्राइस 25% above the cost price. How much discount percent should he announce in order to make a profit of 15%? ओके, 100 रुपये के आर्टिकल खरीदा है, मार्क प्राइस क्या रखता है 25%, कोस्ट प्राइस का बढ़ा कर रखता है, ठीक है। वो अगर 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो डिस्काउंट परसेंट कितना रखेगा वो हमें बताना है इन सभी ऑप्शन में से। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हमारे पास दे रखा है 100, मार्क प्राइस निकाल लेंगे। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, कोस्ट प्राइस का 25% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 100 और 25% ऑफ कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 100 इंटू में 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब यदि उसको 15% का प्रॉफिट कमाना है और कोस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे यहाँ से। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। ओके, अब देखिए कोस्ट प्राइस कितना है 100 है, उसके बाद 100 प्लस में पी, 100 प्लस में पी कितना हो जाएगा 100 और पी की वैल्यू 15 है तो 115 हो जाएगा, 115/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 115 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 115 रुपये, ठीक है। कोस्ट प्राइस 100 है। अब देखिए तो हम निकाल लेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दिया है उसने, ठीक है। तो मार्क प्राइस देखिए 125 है, सेलिंग प्राइस 115 है, ठीक है। तो डिस्काउंट उसने कितने का दिया 10 रुपये का, ठीक है। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू में 100। तो डिस्काउंट उसने दिया है 10 रुपये का और मार्क प्राइस है 125 रुपये, इंटू में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 100 के 100, 25 पंचे 125 और 5 से 2 बार में 10 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 4 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ एन एयरपोर्ट रनवे was getting repaired for which an estimate was made on the basis of a rate rupees r per square unit. But while doing the work, the length of the portion got increased by 10% and breadth by 8%. Over and above this, there was an increase in the cost of the repair work to the extent of 15%. What was the overall percentage in the cost of repair over the estimate? ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक रेक्टेंगुलर एयरपोर्ट है, ठीक है, उसको रिपेयर करने का खर्च एक यूनिट पर कितना आ रहा है रुपये आर रुपये आ रहा है, ठीक है, आर रुपये आ रहा है उस पर, ठीक है। जब लेकिन काम को किया जाता है तो क्या होता है लेंथ में
उसकी लेंथ 10% इंक्रीज हो जाती है और ब्रेथ 8% और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तब जो उसका खर्चा बढ़ जाता है 15% बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है कॉस्ट में, वो बताना है हमें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमें मान लिया इनिशियल में जो एयरपोर्ट की लेंथ थी वो L थी और ब्रेथ B मान लिया हमने। तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा LB। ओके, अब देखिए न्यू लेंथ को हमने L डैश मान लिया। न्यू लेंथ क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है L का, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया L प्लस में 10% ऑफ L। तो ये कितना हो जाएगा, सोल्व हो गया L, और ये हमारा सोल्व हो गया कितना आ जाएगा 0.1 L, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 L, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ देखिए, ब्रेथ को हमने न्यू ब्रेथ को हमने B डैश मान लिया, ठीक है। जो न्यू ब्रेथ है वो शुरू में B थी, उसके बाद कितना इंक्रीज हो रहा है 8%, तो B का 8% इसमें इंक्रीज कर दिया B में। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास B प्लस में 0.8 भी हो जाएगा। उसके बाद इसको प्लस करेंगे तो 1.08 भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा हमारे पास L डैश B डैश। तो L डैश हमारे पास 1.1 L इंटू में 1.08 B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास न्यू एरिया आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको ये आएगा 1.188 LB। ओके, तो देखिए यहाँ पर न्यू कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग निकाल लेंगे हम। तो न्यू कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग देखिए, आर डैश मान लिया हमने। शुरू में कितना आ रहा था खर्च, आर आ रहा था, ठीक है। अब कितना आ रहा है खर्च, 15% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। जितना शुरू में था उसका 15% इंक्रीज हो रहा है। तो आर प्लस में आर बाय 15/100 का आर कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 15/100 को ये कितना हो जाएगा 0.15 आर, ठीक है। प्लस में ये वाला आर इधर है ही एक आर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.15 आर आ जाएगा हमारा न्यू कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो टोटल एरिया हमारे पास ये है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ये आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट पर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग निकाल लेंगे, क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग आ जाएगा 1.3662, ठीक है, RA। ओके, अब देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट निकालना है हमारे हमको, ठीक है। देखिए परसेंटेज कॉस्ट इंक्रीज निकालना है तो क्या करेंगे हम, नया कॉस्ट इतना आ रहा है, नया कॉस्ट जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग आ रहा है बढ़ने के बाद इतना था, और शुरू में कितना था RA। तो क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को शुरू वाले वैल्यू से माइनस कर देंगे, अपोन में आर की वैल्यू नीचे से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आर ए है, नीचे आर ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से ये घटाओगे आर ए तो कितना आएगा 0.3662 आर ए इंटू में 100 अपॉन में आर ए। अब क्या करेंगे, ऊपर से ये जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10,000 आ जाएगा, ठीक है। आर ए से आर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इस ये सौ से ये 2 जीरो काट दिया हमने। उसके बाद कितना बच जाएगा, नीचे 100 बच जाएगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.62%। ओके, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ए बोरोड सम ऑफ ₹3,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड बी on 31st August 2007 on the condition that he would return the same after 1 year with simple interest at 15% per annum. However, A gets into a position of returning the sum on 31st August 2008. How much amount had A to return to B? तो उसमें क्या बोला गया है, जो ए है वो बी फ्रेंड से 3,000 रुपये उधार लेता है 31 दिसंबर 2007 को, ठीक है। उसके बाद वो जो इस मनी को लेता है सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है 15% पर एनम के लिए, ठीक है। जो ए है वो मनी को रिटर्न कर देता है 31 अगस्त 2008 को। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ए बी को कितना मनी रिटर्न करेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15% पर एनम, और वो जो प्रिंसिपल लेता है 3,000 लेता है, ठीक है, मूलधन 3,000 रुपये है। आप देखिए टाइम निकालेंगे वो कितना समय के लिए लेता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में वो देखिए
31 दिसंबर 2007 को लेता है, उसके बाद 31 अगस्त 2008 को वो पैसे रिटर्न करता है। कितने महीने हो गए इसके बीच में, तो देखिए जनवरी 1 महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना हो गया ये टोटल हो गया 8 महीने। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 मंथ्स हो जाएगा। 8 मंथ्स को हमने ईयर में चेंज कर लिया तो 8/12 ईयर हो गया, और इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 ईयर हो गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, तो P 3000 R 15, ठीक है, 15/100, और समय कितना है हमारे पास 2/3। ओके, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 10 बार में ये, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आप आ जाएगा आपके पास 300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो कितना अमाउंट रिटर्न करेगा, देखिए 3000 तो करेगा ही, प्लस में 300 रुपये इंटरेस्ट भी देगा, तो टोटल कितना अमाउंट रिटर्न करेगा, 3300 रुपये। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, 13 एंड 7। ठीक है, 11, 13 एंड 7 से कौन सा नंबर इसमें से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखिए नंबर क्या हमारे पास 11, 13, 7, तो इन सभी नंबर का क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 1001। तो हम 1001 को डिवाइड देंगे इन ऑप्शन में से, ठीक है, इन ऑप्शन से, तो जो ऑप्शन 1001 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर चेक करोगे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी आर क्यू के, एंड दैट एरिया ए बी सी रेशो एरिया पी आर क्यू इक्वल टू में है 16 रेशो 169। इफ ए बी इक्वल टू में एक्स, ए सी इक्वल टू में वाई, बी सी इक्वल टू में जेड, ऑल इन सेंटीमीटर, देन पी क्यू की वैल्यू क्या होगा इन सभी ऑप्शन में से। ठीक है, तो देखिए फिगर को देखिए हमारे पास मैंने बना रखा है। देखिए ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ये हो गया हमारा ट्रायंगल पी आर क्यू, दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, तो देखिए अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो, ठीक है, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड है पी आर, बी सी का कोरस्पॉन्डिंग साइड है आर क्यू, ठीक है, ए सी का कोरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू का रेशियो दे रखा है, और पी क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए पी क्यू कहाँ पर हमारा है, तो पी क्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो पी क्यू को हम इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमें हमें मालूम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास कितना था, 16 था, और जो ट्रायंगल पी आर क्यू था वो हमारा कितना था, 169 था उसके एरिया का रेशियो। ठीक है, इक्वल टू में, अब देखिए इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी अपॉन में पी क्यू है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू हमारे पास है, ए सी की वैल्यू हमारे पास है वाई। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पर वाई रख लिया। ठीक है, उसके बाद पी क्यू हमें निकालना, तो पी क्यू की जगह हमने पी क्यू छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इधर बच जाएगा वाई अपॉन में पी क्यू बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट 16 कितना होता है, 4 होता है, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। ठीक है, तो 4/13 किसके इक्वल हो गया, वाई बाय पी क्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमें निकालनी है पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 4 PQ इक्वल टू में हो जाएगा 13Y। ओके, तो हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू यहाँ से हट जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 13Y अपॉन में 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13Y अपॉन में 4, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ गिवन दैट मैन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट देन वीमेन इन रिस्पेक्ट ऑफ डूइंग अ वर्क। इफ 3 men and 2 women can complete the work in 2 days, then in how many days can a woman working alone complete the work? क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है, जो मैन है वो महिला के मुकाबले में 2 गुना काम करता है। ठीक है, तो एक मैन बराबर हम लिख सकते हैं 2 वीमेन। ओके, अब देखिए 3 men and 2 women 2 days में हम मान लेते हैं टोटल 1 यूनिट काम है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 men and 2 women 2 days में 1 यूनिट काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 मैन किसके इक्वल हो जाएगा, 6 वीमेन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 मैन इक्वल टू में 2 वीमेन है। ओके, अब देखिए
इन 2 डेज़ में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, ये 8 हो गया। 8 वीमेन 2 डेज़ में 1 यूनिट काम कर रही थी, तो 8 वीमेन 1 डे में कितना काम करेगी, 1/2 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, वर्क डन बाय 1 वीमेन, तो एक वीमेन एक दिन में कितना काम करेगी, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/16 काम करेगी। ठीक है, 1/16 कैसे आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/16 यूनिट। अब देखिए 1/16 का क्या मतलब है, 1/16 का मतलब है टोटल 16 यूनिट काम है हमारे पास, और जो महिला है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है। ठीक है, तो टोटल 16 यूनिट काम है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है, तो 16 यूनिट काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो 16 डेज हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एन आर्टिकल इज सब्जेक्टेड टू ट्वाइस सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5% बिफोर बिंग सोल्ड। इफ इट्स मार्क प्राइस इज ₹800 देन इट्स सेलिंग प्राइस इज, तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में एक आर्टिकल है, उसकी मार्क प्राइस 800 है, पहले 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए मार्क प्राइस कितना है 800, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले कितना डिस्काउंट दिया जाता है 10%, तो 100 में से 10 घटा देंगे अपोन में 100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी बार कितना डिस्काउंट दिया जाता है 5%, तो 100 में से 5 घटा देंगे अपोन में 100 से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को सोल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹684 हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ए मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर्स फॉर सेलिंग मिल्क, their capacities being 40 liter, 30 liter and 20 liter respectively. He fills respectively 87.5%, 80% and 90% of the container with a mix of milk and water in the ratios 3:2, 5:1 and 7:2 respectively. What is the quantity of ratio of milk to that of water carried by him? क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दूध वाला है, वो 3 कैपेसिटी वाले कंटेनर को यूज़ करता है, एक में 40 लीटर दूध आ सकता है, दूसरे में 30 लीटर आता है, तीसरे में 20 लीटर दूध आता है। पहले कंटेनर को वो 87.5 लीटर फिल करता है, दूसरे में 80% फिल करता है, तीसरे में 90% फिल करता है। ठीक है, पहले में जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो 3:2 है, दूसरे में 5:1 है, और तीसरे में 7:2 में मिल्क और वाटर का रेशो फिल करता है। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल मिल्क का वाटर के साथ रेशो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कंटेनर ए में हम निकाल लेते हैं मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो देखिए टोटल 40 लीटर दूध आता है और उसको 87.5% फिल किया जाता है 40 का, तो क्या हो जाएगा ये 87.5 और 40%, इसको सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 35 लीटर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए जो फर्स्ट कंटेनर में था मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 3:2 था। ठीक है, तो पहले तो कंटेनर ए में निकाल लेंगे मिल्क कितना है। ठीक है, तो देखिए ये टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है मिल्क, तो मिल्क कितना है इसमें 3 है, टोटल कितना है 5 है, इंटू में 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास मिल्क आ जाएगा पहले कंटेनर में कितना लीटर है, तो ये आपका सोल्व होकर 21 लीटर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से कंटेनर ए में जो वाटर था वो कितना था 3:2 था, तो 2 मिल्क 3 था वाटर 2 था, तो 2/5 इंटू 35 कर दिया, तो फर्स्ट कंटेनर में जो वाटर आएगा वो कितना था 14 लीटर आ जाएगा उसमें। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल लेंगे कंटेनर बी में मिल्क और वाटर का टोटल रेशियो कितना होगा, तो 30 लीटर आ सकता है दूसरे कंटेनर में मिल्क, उसको 80% फिल किया जाता है, इसका मतलब उसमें कितना लीटर मिल्क एंड वाटर है, टोटल 24 लीटर है। उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट बी वाले कंटेनर में मिल्क का रेशियो निकालेंगे, तो बी कंटेनर में क्या था रेशियो 5:1 था, तो 5 टोटल रेशियो 6 हो जाएगा, तो मिल्क कितना है 5, और टोटल 6 से डिवाइड देंगे इंटू में टोटल कितना आता है दूध 24, तो 5/6 इंटू 24 कर दिया यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 20 लीटर आ जाएगा मिल्क। और बी में देख लेंगे वाटर कितना आएगा, तो वाटर कितना था एक रेशियो में फिल किया जाता है, तो 1/4 में टोटल रेशियो 6 इंटू में 24 कर देंगे, तो वाटर कितना आ जाएगा बी वाले कंटेनर में, वाटर कितना है इसका मतलब 4 लीटर है। ठीक है, इसी तरह से सी कंटेनर में निकाल लेंगे मिल्क एंड वाटर का, वाटर कितना है टोटल। ठीक है, तो 20 लीटर टोटल दूध आता है उसमें, उसको 90% फिल किया जाता है, तो 90% ऑफ 20 निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 18 लीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो सी कंटेनर था उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:2। ठीक है,
तो देखिए मिल्क कितना है 7, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 9, और टोटल मिल्क एंड वाटर का रेशियो उसमें कितना है 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 लीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सी में वाटर का रेशियो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना था, मिल्क का वाटर के साथ रेशियो निकालना था। ठीक है, तो देखिए मिल्क मिल्क का वाटर के साथ रेशियो निकालना है, तो देखिए फर्स्ट कंटेनर में मिल्क कितना हो जाएगा, तो 21 लीटर प्लस टोटल मिल्क कितना है उसमें देखिए कंटेनर में, सेकंड में देखिए मिल्क कितना है 20 लीटर, थर्ड में कितना है मिल्क 14 लीटर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मिल्क है 21 प्लस 20 प्लस में 14। ठीक है, अब देखिए वाटर कितना है, पहले कंटेनर में 14 लीटर वाटर है, दूसरे कंटेनर में 4 है, फिर तीसरे कंटेनर में 4 लीटर वाटर है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 55, और ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 से 2 बार में कट जाएगा, और 11 से 5 बार में कट जाएगा, तो 5:2 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट के 4 क्वेश्चन हमने बार ग्राफ वाले इस वीडियो में हमने सोल्व नहीं कर रखा है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।